लिहाजा दूर दराज से अलग अलग गांव से बच्चे अकोला में कोचिंग हासिल करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के सामने एक सवालिया निशान होता है रिहाइश को लेकर। स्वागत है आपका सुपर न्यूज़ में। मेरा नाम है औरंगजेब हुसैन और आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ यूट्यूब पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हमारे खास मेहमान से, जो अकोले के अंदर एक रेसिडेंटल कोचिंग क्लास शुरू करने वाले। एक्चुअली होता यह है कि 10th के बाद बच्चे के सामने कई सारे करियर ऑप्शंस आते हैं, जिसके बाद जो बच्चे मेडिकल लाइन में या यूँ कहे कि MBBS फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, उनमें एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हमारे देश में है, नीट एग्जामिनेशन, वो क्लियर करना पड़ता है, क्रैक करना पड़ता है, जिसके लिए कई सारे कोचिंग हब्स मौजूद हैं। लेकिन एक आम कोचिंग क्लास और एक रेसिडेंटल कोचिंग क्लास में फ़र्क होता है। वही फ़र्क हम जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मेहमान, जिन्हें 14 साल से भी ज़्यादा इस फील्ड में एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और इन्होंने खुद ऑब्जर्व करके इस प्रोग्राम को सेट किया है। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत और शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं सुपर न्यूज़ चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, बहुत से पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को भी रेसिडेंटल कोचिंग के बारे में पता नहीं है। थोड़ा आप अगर हमें बताएं कि रेसिडेंटल कोचिंग क्लासेस होती क्या है और क्या उसके अंदर डिफरेंस होता है नॉर्मल कोचिंग क्लास। नीट का एग्ज़ाम एक प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है कि किसी भी स्टूडेंट को अगर मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेना है, चाहे वो MBBS हो, BDS हो या BHMS हो या और दीगर हो, तो उसको नीट में क्वालिफाई तो करना ही है, बल्कि प्रॉपर रैंक लेकर आना है, जिसके थ्रू उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। दूसरी बात ये कि हमारे अपने बरार रीजन में, जहाँ पे 5 जिले आते हैं, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल और इवन अमरावती। अकोला एक फेमस सिटी है इन पांचों में, जिसने बहुत सारे अच्छे नताइज पेश किए हैं नीट के, और कई सारे बच्चे MBBS में पहुंचे हैं। लिहाजा दूर दराज से अलग अलग गांव से बच्चे अकोला में कोचिंग हासिल करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के सामने एक सवालिया निशान होता है रिहाइश को लेकर के। खासतौर से गर्ल्स की रिहाइश, बॉयज़ की रिहाइश भी उसमें शामिल है। फिर उनकी सिक्योरिटी है, फूड के प्रॉब्लम्स है। खाना जब मेस से आता है तो अक्सर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं। फिर पेरेंट्स से चाहते हैं कि हम अपने बच्चे के पास वापस चले जाएं, बच्चे चाहते हैं कि मैं वापस घर चले जाऊं, मैं कहाँ पर आ गया, क्यों आ गया। तो ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है रेसिडेंशियल कैंपस। हमने पिछले 13 सालों में ये जो प्रॉब्लम्स देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, इसका सोल्यूशन निकालने की एक कोशिश है। जहाँ पर बच्चा रहेगा भी, उसको हम 4 वक्त का खाना प्रोवाइड करेंगे, उसकी मेंटरशिप रहेगी, उसकी लाइब्रेरी रहेगी, उसकी आउटडोर एक्टिविटीज़ रहेगी। रेसिडेंशियल कैंपस में उस बच्चे के पास में हर हफ्ते में डॉक्टर विजिट करेंगे, उसके मोटिवेशनल लेक्चर्स रहेंगे ताकि उसको इंस्पायरेशनल स्टोरीज सुनाई जा सके। तो जब दिन भर 24 घंटे बच्चा निगरानी में रहेगा टीचर्स के, मेंटर्स के, तब उसके पेरेंट्स को भी एक इत्मीनान रहेगा, सेटिस्फेक्शन रहेगा कि भाई बच्चे एक सेफ प्लेस पर हैं। और जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है वो पढ़ाई का इन्वायरमेंट होता है। जैसे कहावत हम अक्सर सुनते हैं कि भाई जिस सोबत में रहोगे उसका असर आपके अंदर आ जाएगा। ये नीट की सोबत है, ये नीट का एजुकेशन सिस्टम है जो आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आप इसके अंदर अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। उम्मीद करते हैं सर कि हमारे लोगों को समझ आया होगा रेसिडेंटल में, और हमें भी समझ में आया। लेकिन इसके बाद भी एक आम पेरेंट या स्टूडेंट को एक डाउट रहेगा कि यार फ़र्क क्या है इसमें। चाहे तो मैं कोचिंग क्लास करूँ रेगुलर मेरे ही शहर में रह के, या फिर कोई भी रेगुलर कोचिंग क्लासेस में हिस्सा लूँ, या फिर रेसिडेंट के अंदर जो उसके अंदर फ़र्क क्या आएगा। थोड़ा आप अगर इस डिफरेंस हमें बता दें तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि जनरल कोचिंग क्लास, लेकिन उसमें यह है कि बच्चे जब कोचिंग क्लास पे आते हैं, एक मिसाल के तौर पे 9 बजे से कोचिंग का टाइम है, बच्चा सुबह 9 बजे कोचिंग पर पहुंचा, तो एक एक या डेढ़ घंटे के उसके लेक्चर्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर उसको छुट्टी दे दी जाती है। अब ये बच्चा जब अपने रूम पर या घर पर पहुंचता है तो उसको ये नहीं समझ में आता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढूं, उस सब्जेक्ट के कौन से कंटेंट को
पार्ट वाइज पढ़ना है, किसी को कंप्लीट पढ़ना है, किसको किस तरह से कंटिन्यू करना है, लिंक जोड़नी। अगर पढ़ते वक्त उस बच्चे को सब्जेक्ट में कोई डाउट आता है, डिफिकल्टी आती, तो उसके रूम पर या घर पर टीचर तो अवेलेबल होता नहीं, तो वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि उसको सब्जेक्ट से नफरत होना शुरू हो जाती है। फिर वो पढ़ने की एक मतलब एक्टिंग तो करता है, लेकिन वो एक्चुअली पढ़ नहीं पाता है। कोचिंग क्लास रोज जाएगा आएगा, पेरेंट्स को भी लगेंगे कि भाई रेगुलर है हमारे बच्चा जो है, पढ़ रहा है रोज, लेकिन एक्चुअल उसको जो मगज मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। इसका कंपैरिजन अगर हम रेसिडेंशियल कैंपस से करते हैं, तो रेसिडेंशियल कैंपस में उसको हमेशा या दिन भर वही रहना है, टीचर्स की सोबत में रहना है। कोई भी डाउट डिफिकल्टी अगर आ जाए तो टीचर सामने से उसको आकर के पूछ सकते हैं कि भाई तुमको क्या डाउट है, डिफिकल्टी है, वहीं पर उसको सॉल्व कर देगा। बच्चे को कॉन्फिडेंस बताएगा। उसमें हमने एक मेंटरशिप का सेशन रखा है कि टीचर बच्चों के साथ फ्रेंडली रह करके उनके जो भी डाउट्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, उनके जो डिप्रेशन है, उनका जो करियर काउंसलिंग है, वो पूरी तरह से कंप्लीट करेगा। सर एक आपने इसके अंदर अपने जवाब में मेंटरशिप का एक जिक्र किया है रेसिडेंटल कोचिंग क्लास, तो ये एक्चुअल में होता क्या है? क्या बच्चों के स्पेशल फोकस के लिए कोई मेंटर रहेगा और किस तरह से इसे प्रोग्रामिंग रहता है उसको, थोड़ा आप अगर हमें उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, मेंटरशिप इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पेरेंट्स के जो इमोशंस होते हैं कि भाई हम कोचिंग क्लास में बच्चे को डाल रहे हैं, हम एक अच्छा खासा अमाउंट फीस के तौर पे भर रहे हैं, तो उसको बदले में प्रोडक्ट मिले, उनके बच्चे पर एक खास ध्यान दिया जाए, खास तवज्जो दिए जाए। तो हमने बायोसाइंस एकेडमी के इस रेसिडेंशियल कैंपस में एक प्रोविजन रखा है कि भाई हर 5 स्टूडेंट के बीच में एक मेंटर टीचर रहेगा जो उसके गार्जियन टीचर का काम करेगा। मतलब उसका बिहेवियर उन 5 बच्चों से फ्रेंडली भी रहेगा, एक बड़े भाई की तरह भी रहेगा, और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहेगा कि बच्चे ज्यादा आपस में हंसी मजाक ना कर सके, लेकिन हाँ इतने लेवल वो जरूर मेंटेन करेगा कि बच्चों में अगर कहीं भी कोई डिप्रेशन है या कोई बात दिमाग में घर कर जाती है तो वो अपने मेंटर से जरूर शेयर करते हैं। फिर वो मेंटर के अंदर एक एबिलिटी रहेगी कि उस बच्चे की काउंसलिंग करेगा, उसको मोटिवेट करेगा, उसके सामने इंस्पायरेशनल स्टोरीज रखेगा और उसको अपने डिप्रेशन से निकालेगा। गर्ल्स अगर हैं तो उनके बीच में लेडी मेंटर्स रहेगी, और अगर बॉयज है तो ऑफकोर्स उनके बीच में जेंट्स मेंटर रहेगा। इस तरह से इस मेंटरशिप को जरूरी है मेंटेन करना। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर कोई 5 बच्चों पर ही एक मेंटर अगर पूरी तरह से ध्यान दे, तो एक किस्म से एक तो पेरेंट्स का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पेरेंट्स देते भी नहीं है वैसे, बच्चा बस उन्हें कह देता है आप पढ़ रहा हो तो समझ ले पढ़ ही रहा हूँ। एक मेंटर रहो तो वो पूरा उस पर डिपेंड भी कर सकता है और फिर वो उनके पेरेंट्स को भी रिपोर्ट दे सकता है काफ़ी अच्छे से। और एक टीचर के लिए भी इतनी बड़ी क्लास में मुश्किल होता है एक सब बच्चों पे प्रॉपर्ली ध्यान देना। सर इसके रेसिडेंटल कोचिंग क्लास में क्योंकि बच्चा सुबह से लेकर तो शाम तक और 24 आवर वही रहेगा, तो उसका रूटीन क्या रहेगा, जैसे हम डेली रूटीन कहते हैं हाँ, उसके बारे में? देखिए इसमें 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। एक पार्ट है उन स्टूडेंट का जो हॉस्टल में रह रहे हैं 24/7, और दूसरा पार्ट है डे बोर्डिंग का, यानी जो प्रॉपर सिटी के स्टूडेंट है। अब उनका घर क्योंकि शहर में ही है तो उनको हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं। शेड्यूल हमारा ऐसा है कि सुबह में 7 बजे से लेक्चर्स शुरू हो गए, तो लेक्चर चलेंगे इनके 12:30-1 बजे तक। फिर उसके बाद में खाना खाने का गैप होगा, बीच में 8 साढ़े 8 बजे भी एक गैप रहेगा 9 बजे के आसपास, जिसमें हम उन स्टूडेंट को नाश्ता प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बॉयल एग्स हैं, मिल्क हैं, स्प्राउट्स हैं, मतलब हेल्दी प्रोटीनेशियस नाश्ता, बिल्कुल ब्रेकफास्ट। फिर 1 बजे के समय जो गैप होगा वहाँ पर उनको 1 घंटा दिया जाएगा कि रिलैक्स होकर बच्चे खाना वाना अपना खा लें। फिर उसके बाद असेंबली होगी। असेंबली में जैसा भी हमने मेंटरशिप का जिक्र किया, तो हर एक मेंटर टीचर अपने 5 स्टूडेंट को टास्क देंगे कि भाई आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में ये पोर्शन स्टडी करना है लाइब्रेरी में जाकर। तो 2-2:30 बजे के समय उनको हम लाइब्रेरी के अंदर भेजेंगे। लाइब्रेरी में वो स्टूडेंट पढ़ेगा 5 साढ़े 5 बजे तक के। फिर मेंटर वापस उनको लाइब्रेरी से बाहर बुलाएंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे कि भाई पढ़ाई हो गई, उसमें कोई डाउट है, डिफिकल्टी है, तो फिर वो सब्जेक्ट टीचर के पास रेफर करेंगे। सब्जेक्ट टीचर ऑफ कोर्स वहाँ पे थ्रू आउट द डे अवेलेबल रहेंगे बच्चों की डिफिकल्टी सॉल्व कराने के लिए। फिर शाम के समय थोड़ा सा उनका हमने आउटडोर एक्टिविटी का एक प्रोविजन रखा है।
क्योंकि ज़रूरी है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स। गर्ल्स के लिए एक अलग रहेगा, बॉयज़ के लिए अलग रहेगा। गर्ल्स के लिए लेडीज स्पोर्ट टीचर है, बॉयज़ के लिए जेंट्स स्पोर्ट टीचर है। और बिल्कुल बेपर्दगी नाम की वहाँ पे चीज़ नहीं रहेगी, इसका हमने बहुत खास वहाँ पे ख्याल रखा है। तो आधा घंटा, 45 मिनट या फिर 1 घंटा उनका एक्सर्शन हो जाए तो बच्चे भी अच्छा फील करते हैं, गुड फील करते हैं, उनका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। फिर उसके बाद 8 बजे के आसपास उनको खाना खाने का और एक बार गैप दिया जाएगा। फिर होमवर्क वगैरह करेंगे स्टूडेंट रात में 10 साढ़े 10 बजे तक के या 11 बजे तक। फिर सो जाएंगे, फिर दूसरे दिन सुबह में 6 बजे वो उठकर डेली रूटीन के लिए तैयार। मतलब रिवीजन, रिवीजन के बाद फिर लेक्चर शुरू। बहुत ज़बरदस्त सर ये डेली रूटीन है। और एक किस्म से नीट एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को एक डेडिकेशन और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मिल रहा है। डिसिप्लिन से ही बच्चा प्रॉपरली उसे क्रैक कर सकता है। और क्योंकि ये डेली रूटीन आपका इतना ज़बरदस्त रहेगा जिसमें एक्सरसाइज भी और भी दीगर चीज़ें सब आ गई, तो आई थिंक बहुत इजी हो जाएगा बच्चों के लिए पढ़ाई करना भी और एक इन्वायरमेंटल माहौल में रहना। सर क्योंकि नीट एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, 720 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं। 3 नहीं, एक्चुअल हम कह सके तो उस सब्जेक्ट में फिर बाइफर्केशंस रहते हैं। तो इसका एक पैटर्न क्या रहेगा अपने इंस्टीट्यूट पे? किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे और किस तरह से उसको प्रिपरेशन के लिए आपकी पैटर्न रहेगा, प्रोग्रामिंग रहेगी? देखिए, स्टडीज जो लेक्चर्स हम हफ्ते भर लेंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे, तो ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बनाया हुआ रहेगा स्टूडेंट का। उसी स्केड्यूल के मुताबिक उनकी टीचिंग करवाई जाएगी। और हर संडे को नीट पैटर्न पर उनका एक टेस्ट होता है, जैसे मॉक टेस्ट है, जी, जिसमें पूरा 720 720 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सेम पैटर्न एज दैट ऑफ द फाइनल एग्जाम ऑफ नीट। फिर स्टूडेंट उसमें जो स्कोर करते हैं तो उनके मार्क्स पे हम खास तवज्जो देते हैं कि भाई इनका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कौन से सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस है, कौन से सब्जेक्ट में थोड़ा कम परफॉर्मेंस है। फिर टीचर्स को बोलकर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली उस बच्चे की हम काउंसलिंग करते हैं कि भाई इसको फिजिक्स में ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है या केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में। तो बच्चे का प्रोग्रेस बढ़ते जाता है। दूसरी बात ये कि हर 10 दिन में, 15 दिन में पेरेंट्स तो मिल ही सकते हैं बच्चे को आकर के, लेकिन महीने में एक मरतबा हम पेरेंट्स का मीटिंग रखते हैं जिसमें बच्चे की प्रोग्रेस उनको शो की जाती है। बच्चे के अलावा मतलब बच्चे के साथ और क्या क्या करना चाहिए पेरेंट्स ने, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। हमने मेडिकल विजिट का भी एक क्लॉज उसमें रखा है कि भाई 15 दिन में या हफ्ते में एक मरतबा डॉक्टर आए, वो बच्चों का हेल्थ चेकअप भी करे, जैसे नॉर्मल रूटीन जो होता है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, सारी चीज़ें। तो प्रोग्रेस इस तरह से बच्चों का हम काउंट कर सकते इसके अलावा सर इसमें एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, यूजुअली कोचिंग क्लासेस में ये होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पे क्रीम बच्चे जो उनकी फ्रंट पेज पे दिख जाए और मार्केट ला ले, उन पे ज़्यादा फोकस होता है। हैं जी। और जो बच्चे कमज़ोर हैं उन पे वो बोलते हैं हाँ बेटा तू बोर्ड ही क्लियर कर ले, बड़ी बात है, बस पढ़ते रहते हैं। और वो बिल्कुल। ध्यान नहीं दिया जाता है कि वो क्लास में क्या है। तो आपने जो बात कही क्या, जो मॉक टेस्ट के अंदर वो टेली किया जाएगा कि बच्चा इसमें कमज़ोर है और फिर उस पर वर्क होगा, तो ये सच में प्रॉपरली यहाँ पे करेंगे आप? देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वो बच्चा जो 300 350 400 क्रॉस कर सकता है, वो ऐसा बचते 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 150 200 पे आ जाए। बिल्कुल सही है। इसमें देखिए, एक बात जो मेरे तजुर्बे के हिसाब से, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोचिंग क्लास में 100 स्टूडेंट्स आपके एडमिशन लिए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि 100 के 100 स्टूडेंट एमबीबीएस में सिलेक्ट हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो फिर बीएचएमएस की सीटें खाली रह जाएंगी, बीडीएस की सीटें खाली रह जाएंगी। तो ये एक कुदरत का निज़ाम है कि कुदरत ने जिस तरह 5 उंगली एक जैसी नहीं रखा है, वैसा ही हर इंसान की जहानत एक जैसी नहीं है। हर इंसान में अलग अलग सलाहियतें हैं, अलग अलग एबिलिटीज़ हैं। तो जो 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो परख लिए जाते हैं कि भाई ये फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट है जो एमबीबीएस में दाखिला ले सकते हैं। लेकिन बाकी के जो 90 स्टूडेंट्स हैं, उनकी काबिलियत कौन सी फील्ड में है, ये चेक करना मेंटरशिप में आता है। कि भाई हम फिर पेरेंट्स को ऑलरेडी पहले बताए थे कि भाई बच्चे के जो स्कोर हैं वो इतने रेंज के अंदर आता है, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो एमबीबीएस जाएगा। हो सकता है बीडीएस में एडमिशन ले ले, बीएचएमएस में ले ले। तो पेरेंट्स भी मेंटली प्रिपेयर होते हैं। और दूसरी बात ये
कि BHMS, BDS या BAMS या BUMS ये कोई खराब कोर्सेस नहीं है। ये तो एक साइकोलॉजी है कि रेस जब लगती है तो रैंक 1 मतलब रैंक 1 पर ही आना चाहिए हमारे बच्चे ने, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा जिस फील्ड में रहेगा वो उस फील्ड में कमाल कर सकता है, उसका इंटरेस्ट उस फील्ड में होना चाहिए। तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि अगर वो स्टूडेंट BHMS के काबिल हमको दिखता है या उसको पहले तो निखारने की पूरी कोशिश करते हैं कि अब इसका अपग्रेडेशन हो जाए, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि BHMS करेगा तो हम उसको BHMS में थोड़ा इंटरेस्ट और दिला देते हैं कि वो उस फील्ड में फिर दिल लगा करके काम, ताकि वो रिजल्ट के बाद डिप्रेस ना हो। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। हम उम्मीद करते हैं लोगों को समझ आ ही गया होगा रेसिडेंटल कोचिंग क्लास का क्या फ़ायदा होता है, और हम दुआ करते हैं कि ये बायोसाइंस एकेडमी जो कि एक अमरावती डिवीज़न में एक किस्म से एक बड़ा इदारा खुलने जा रहा है, इससे लोगों को फ़ायदा हो, और साथ ही इसके अंदर एक गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो सेपरेशन रखा जाएगा वो भी एक किस्म से फ्रूटफुल साबित होगा। और हम आशा करते हैं कि अभी हमारे डिस्प्ले पे भी आपको इनका नंबर और बायोसाइंस एकेडमी का नज़र आ रहा होगा, जिससे ज़रिए से आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके लिए ले सकते हैं। इसके अलावा हम चाहेंगे कि सर हमें और टाइम दे बाद में, जी और बिल्कुल बिल्कुल एक सही। करियर गाइडेंस पे, क्योंकि बहुत से बच्चे नीट देते हैं उसके बाद फार्मेसी करने लग जाते हैं, कई सारे दूसरे करने आते हैं, आगे जब वो आते हैं तो उस तक जॉब अपॉर्चुनिटी उसमें नहीं रहती, तो किस तरह उसे बच्चे टैकल करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे क्रिएट होती जा रही है। तो इसके बारे में भी हम चाहेंगे कि सर हमें फिर से दोबारा एक वक्त दें, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के, धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं फिर से सुपर न्यूज़ चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे पॉडकास्ट में बुलाया, और जिस तरह आपने बताया कि अगली बार भी आप मुझे मतलब अप्रोच करेंगे तो कभी भी एजुकेशन के लिए हम कभी भी हाजिर हैं। आप जब भी बुलाएंगे हम आपके साथ में हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच।